हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का डिफिनीशन क्या होता है। तो बताया गया है कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए इस बात को समझा जाए, कह रहा है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्स होता है यानी उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है, तो डिफरेंशिएशन के प्रतिलोम को ही, इन्वर्स को ही हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के इन्वर्स को बोला जाता है इंटीग्रेशन। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स, क्लियर है, डिफरेंशिएशन के इन्वर्स को बोला जाता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के इन्वर्स को क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक और नाम है जिसको हम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, चलिए इसको याद रखिएगा, एंटी डेरिवेटिव या इसी को बोल सकते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन का मतलब है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग के पास दो टाइप्स हैं। पहला है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? इंटीग्रेशन दो प्रकार के होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। क्लियर है? अब देखिए इसी में बोला गया है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लिखाया गया है इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह से, इस तरह जो सिंबल होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इसमें जब कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो इसको हम बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ आइए, इट इज डिनोटेड बाय ए से लेके बी तक है, ए टू बी है, या इसका मतलब है डिफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में डिफिनिट रहता है ना, यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, ए से वी तक इंटीग्रेट करना है। लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही इंटीग्रेट हुआ है, लेकिन इसमें एक निश्चित सीमा तक हुआ, तो इसलिए इसको बोला गया निश्चित समाकलन। क्लियर है? तो ए जो है इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट, लोअर लिमिट, सॉरी, ए को हम क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट, और बी को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। क्लियर है? तो ये जब आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना तो इस बात को बताएंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग के पास दो चैप्टर है, एक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो इसको पहले हम लोग सीखेंगे। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जानने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सीखने के लिए सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर होना चाहिए। यदि जो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो डिफरेंशिएशन का जो भी वीडियो पीछे डाला हुआ है, एक प्लेलिस्ट में देखिएगा, डिफरेंशिएशन का टोटल वीडियो डाला हुआ है, तो टोटल वीडियो उसको देख लीजिए, तब इंटीग्रेशन समझ में आएगा। कितना बच्चा सोच रहा होगा कि बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन समझ लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना बात को? तो पहले हम लोग को डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। जब डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तभी हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आज से रेगुलर बात करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की। तो इसको नोट कीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए तो हम लोग चर्चा करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस बात की पहले चर्चा कर लेते हैं। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहला टॉपिक आप लोग को आएगा फंडामेंटल इंटीग्रेशन। फंडामेंटल इंटीग्रेशन का मतलब बेसिक इंटीग्रेशन, एकदम फॉर्मूला पुटिंग वाला है। दूसरा नंबर आएगा फंडामेंटल इंटीग्रेशन के बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड नंबर हम चर्चा करेंगे
तीसरा नंबर हम लोग चर्चा करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 4 नंबर हम लोग चर्चा करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। 4th नंबर में हम लोग बात करेंगे, यहीं पे इस तरह बना देते हैं, ठीक है। 4th नंबर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। 4th नंबर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नीचे लिखता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 5th नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इतनी सारी बात करेंगे, है ना। इतना जब बताएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग को पहला नंबर में है फंडामेंटल इंटीग्रेशन, दूसरा नंबर में है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा नंबर में है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों सेम बात है। चौथा नंबर में बताया गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आएगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन, क्लियर है। और 5वां नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा, x+1 अपॉन इस तरह दिया हुआ रहेगा x+2 इंटू x+3। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का। खैर उसकी बात तो उस टाइम करेंगे तो बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल इंटीग्रेशन का। तो फंडामेंटल इंटीग्रेशन क्या होगा इसको समझेंगे। तो फंडामेंटल इंटीग्रेशन यानी बेसिक की बात करेंगे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात करेंगे, है ना। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला देखते हैं। आप लोग को फार्मूला निकालने से पहले एक बात बताया था, उस बात को याद रखना है, ठीक है। बात क्या बताया गया था, सबसे पहला नंबर हम लोग जानते हैं, 1 मिनट, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है ना डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। अब डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है तो इस बात को गौर कीजिए, यहाँ पे हम लोग पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो x⁻n+1 अपॉन n+1 है और अपॉन dx है। इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मैं आपको बोला। तो x⁻n+1 अपॉन n+1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1 अपॉन n+1 कांस्टेंट हो जाएगा और dc किसका निकलेगा, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x⁻n+1 का dc निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1 अपॉन n+1 है, x⁻n+1, तो बोलिए x⁻n का dc n इंटू यानी पावर है जो आगे आएगा। तो चलिए पावर n+1 है, आगे लाया, पावर में 1 घट जाएगा तो n हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये x बच गया n। तो यहाँ से हम लोग देखें कि इस टर्म का इंटीग्रेशन आया x⁻n। इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आया, x⁻n, सॉरी इस टर्म का dc आया x⁻n। अब इस टर्म का dc आया x⁻n, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं x⁻n का इंटीग्रेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो बोलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, x⁻n। तो बोलिए x⁻n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁻n+1 अपॉन n+1। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिए। तो x⁻n का इंटीग्रेशन आ गया x⁻n+1 अपॉन n+1। अब यहाँ से सवाल उठता है कि सर इसको पढ़ेंगे क्या। तो इसको पहले हम पढ़ते हैं क्या, इसकी बात कर लेते हैं। x⁻n dx इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, है ना,
अच्छा कितना बच्चा सोचे सर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे ना, नहीं भाई, इंडिफिनिट बोलने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन भी बोलिएगा तो इंडिफिनिट ही समझा जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं, क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ई चिन्ह जो हुआ इंटीग्रेशन का हुआ, किसका इंटीग्रेशन, तो एक्स पर पावर एन के, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, dx का मतलब क्या है, तो dx का मतलब होता है dc ऑफ x। अब कितना बच्चा सोचेगा कि सर आप तो क्या बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं, आप तो हम लोग को पढ़ा रहे थे अभी तक डिफरेंशिएशन में पढ़ा रहे थे कि सर x का dc 1 होता है, और आज बता रहे हैं कि dx का मतलब dc ऑफ x। ये मामला समझ में नहीं आया, ये तो बारी गड़बड़ है भाई। अभी तक पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया कि x का dc 1 होता है, x का dc 1 होता है, और ये dx को आज बोल रहे हैं dc ऑफ x है, यानी आज आप बता रहे हैं कि x का dc dx होता है। अब हम, हाँ सही बोल रहा हूँ, x का dc dx होता है, तो फिर यहाँ पे x का dc 1 कैसे हुआ, अरे भाई ये x का dc है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, dc ऑफ x तो dx, हाँ dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x तब 1, बात समझ में आ रहा है। x का dc x के रिस्पेक्ट में बोलेगा तब 1 बोलना है, लेकिन जब x का dc बोलेगा तो बोलना है dx, क्लियर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि dx का मतलब है dc ऑफ x, यानी x का dc dx। हाँ आपको बोला जाएगा कि x का dc x के रिस्पेक्ट में तब क्या होगा 1, क्लियर है। मान लिया जाए मैं बोलूँ, अच्छा यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट, चलिए लिखा गया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो इस बात को हम लोग को याद रखना है, जैसे इसका मतलब समझते हैं, है ना, dx का मतलब है dc ऑफ x, तो जब भी हम बोलेंगे कि dc ऑफ x, तो आपको क्या याद रखना है, dx, हम बोलेंगे dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तब बोलना है 1, ठीक है, dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x तब बोलना है 1, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब हुआ dx अपॉन dx, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, लेकिन इसका मतलब है dc ऑफ x तो ओनली dx, क्लियर है। नोट कीजिए फटाफट, इस बात को भी नोट कर लीजिए, याद रहेगा आगे, है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे अभी हम आप लोग को एक बात बताएं कि x पर पावर n का इंटीग्रेशन, है ना, x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है इसको देखते हैं। फिर से लिख रहा हूँ, लिखना नहीं आपको, लिखा हुआ तो है ही, x पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस बात को याद रखना। बोलिए x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पर पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद रहेगा। देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाता है और ऐड होके डिवाइड हो गया, क्लियर है, यानी x पर पावर एक पावर ऐड हो जाएगा डिवाइड। मान लीजिए मैं इसी में आपको एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो आप क्या पढ़ें, x पर पावर n पढ़ेंगे क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिए क्या लिखेंगे, x पर पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, क्लियर है। अरे भाई n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, और प्लस में क्या लिखाता है, c कांस्टेंट। कितना बच्चे को लग रहा होगा कि सही कांस्टेंट कहने से आया, खैर इस कांस्टेंट की भी मैं चर्चा करूंगा, कहाँ से आया इसकी बात मैं करूंगा, लेकिन अभी बस ये समझिए जो फॉर्मूला लगाना है वो समझिए, है ना। कांस्टेंट अभी मान लीजिए होता है, अभी बताता हूँ कैसे होता है, क्यों होता है। अच्छा मैं बोलूँगा x³ का इंटीग्रेशन, तो आप क्या बोलिएगा सर, x पर पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। अच्छा इसको सॉल्व करके लिखूंगा क्या, x³ अपॉन q 3, है ना, प्लस में क्या है c, इसको सॉल्व करके क्या लिखूंगा, तो x पर पावर 4 अपॉन 4 प्लस में क्या है c।
मान लीजिए x पर पावर 4 का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो x पर पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस c, तो x पर पावर 5/5 प्लस में क्या होगा c। तो ये फॉर्मूला लगाने आ गया होगा सबको, ठीक है। अब मैं इस c की बात करूंगा, ठीक है, इस c की बात करूंगा। सर c कहाँ से आया? आप तो ये फॉर्मूला बताए हैं x पर पावर n इंटू डी एक्स बराबर x पर पावर n प्लस 1/n+1, इसमें तो c नहीं लिखा है भाई, फॉर्मूला में इसमें भी c होता है। और इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, सब में एकदम श्योर कर दीजिए प्लस c ऐड करना है। अब यहाँ पे एक सवाल उठा कि ठीक है सर, मैं आपकी बात को मान लिया है ना, मैं आपकी बात को मान लिया कि सब में प्लस c ऐड करेंगे, लेकिन क्यों, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, बताता हूं क्यों, ध्यान से समझिए। अभी आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया, x³ प्लस c, ठीक है ना। अब इसका dc कीजिए, आप जानते हैं ना कि इसको इंटीग्रेट किए तो ये आया, तो एक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x³ प्लस c है ना, तो x³ प्लस c है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x³ के dc क्या हो जाएगा 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे देख लीजिए भाई, x³ प्लस c अपॉन dx, ठीक है। अब अपॉन dx है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 x³ का dc निकलेगा, प्लस कांस्टेंट का dc क्या होता है 0, तो 1/3 x³ का dc क्या हो जाएगा 3x², ये तो 0 हटाइए, 3 से 3 कैंसिल x², बात सही है। यानी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें c क्यों लिखे, कितना बच्चे सोच रहा होगा कि सर इसी नहीं भी रहता तो क्या फर्क है, नहीं c नहीं, ठीक है, तो c नहीं भी है तो भी तो ये आएगा, ये 0 नहीं आएगा, ऐसे भी 0 खत्म हो रहा था। तो 1/3 इंटू dx³ x³ का dc निकाले 3x², 3 से 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर c क्यों लिखे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि c क्यों लिखे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि c क्यों लिखा गया, इसको ध्यान से समझिएगा, c लिखने का वजह क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले ये बताना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा ये पहले देखिए, एक फॉर्मूला और मतलब ऐड कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x। क्लियर है? अरे भाई 1 का इंटीग्रेशन, या हटाइए 1 छोड़िए, 1 अभी आगे नहीं बढ़ते हैं। चलिए x का इंटीग्रेशन अभी आप लोग को बताया क्या हुआ, x²/2 प्लस में क्या लिखा c। अब यहाँ से हम c की चर्चा करेंगे। यदि जो हमारे पास x² रहता और इसको डिफ्रेंशिएट करते तो भी क्या आता x, हो कैसे x आएगा, अरे भाई 1/2 कांस्टेंट बाहर, x² का dc 2x, 2 से 2 कैंसिल, x आया कि नहीं आया। अच्छा x² प्लस 1 रहता, मान लिया जाए x² है प्लस में 1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d देखिए फिर से 1/2 कांस्टेंट बाहर, x² का dc 2x प्लस 1 के dc 0, देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या आया x आया। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। x² प्लस 2 है अपॉन dx है, बोलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर, x² के dc 2x और 2 के dc 0, सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया x आया। सोचिए, आप ध्यान से समझिए, x² है, इसका भी dc किए तो क्या आया x आया, x² प्लस 1 का भी dc किए तो क्या आया x आया, x² प्लस 2 के भी dc किए तो क्या आया x आया। अब उल्टा आइए, अब उल्टा इसको कीजिए, तो बोलिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब x बोलिए x का इंटीग्रेशन e लिखें, आप जानते हैं ना इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेशन जो होता है इन्वर्स होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो बोलिए x का इंटीग्रेशन मैं यहाँ से पूछूंगा, इस कंक्लूजन से मैं आपको पूछूंगा कि x का इंटीग्रेशन, तो कोई बच्चा कहेगा सर x²/2, सही बात है भाई, क्योंकि इसका dc भी x है। अच्छा कोई बच्चा और आप ही में से कोई बच्चा बोलेंगे कि सर x² प्लस 1,
क्योंकि इसका भी तो DCA होता है, और आप ही बोले हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है तो ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया, तो इंटीग्रेशन ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। कोई बच्चा ये भी कहेगा कि सर ये x का इंटीग्रेशन ही होगा, x² + 2 होगा। कोई बच्चे और हैं वो कहेंगे सर आप तो इतनी बनाया है, हम और जानते हैं कि x² + 3 भी होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन x ही आएगा। मामला तो गड़बड़ हो गया भाई। अब बोलिए आंसर ई करें कि ई करें कि ई करें कि ई करें? हम तो फंस गए फेरा में। आप कौन सा आंसर करें भाई? आप ही लोग बताइए कौन सा आंसर करेंगे? 1 करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, 2 करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम की, इसमें किसको क्या नहीं कर सकते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा सभी सही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करें, ना 1 करेंगे ना 2 करेंगे ना 3 करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे कोचे तो x² आप प्लस में c। आप कहेगा सर c क्यों किए? तो c बराबर आपका क्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, जो रखना वो रखिए। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया या नहीं आया? तो ये इसी c क्यों आया पता लग गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आज के बाद से जितना भी इंटीग्रेशन होगा सब में c लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, लास्ट में c लिखना है। चलिए आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करता हूँ, है ना। तो पहला फॉर्मूला एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए, x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n + 1/n + 1 + c। क्लियर है? x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n + 1/n + 1 + c। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए दूसरे फॉर्मूले को इसको मिटा देते हैं, लिख चुका है। चलिए सेकंड फॉर्मूला की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम DC निकालेंगे। आप जानते हैं x का DC। अच्छा बताइए, x अपने मन से इसमें +c भी ऐड ही कर देते हैं, तो बोलिए x का DC क्या होता है 1, +c का DC 0 होता है, 1 + 0 क्या होता है 1। तो इसीलिए यहाँ से हम निकालेंगे इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए x + c का DC 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई x + c। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको याद रखना है। अब कितना बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये इस तरह से सॉल्व करके लाए, है ना, डायरेक्टली भी कर सकते थे। अब कैसे, 1 का इंटीग्रेशन इतना भी याद रखेंगे, क्वेश्चन से इसको बना सकते हैं। देखिए 1 का इंटीग्रेशन, तो बोलिए 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं x⁴0, और n2 में क्या लिखेंगे dx। अच्छा बताइए 1 पर x⁴0 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला x⁴n के लिए लगा सकते हैं, तो x⁴n + 1, ठीक है, x⁴n + 1/n + 1 प्लस में c। बोले x⁴0 + 1 1 होगा, बटे 1 + c, सॉल्व करेंगे तो x प्लस में क्या आएगा c। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक बात छूट गया, इसको ध्यान रखिएगा। जो पहला नंबर फॉर्मूला बताया था ना, x⁴n + 1, सॉरी x⁴n का इंटीग्रेशन, तो क्या बताया था x⁴n + 1/n + 1 प्लस में क्या होता है c। यहाँ पे एक बात लिख लेना है, n ≠ -1, ये याद रखना है ना। क्यों? क्योंकि n बराबर यदि जो -1 होगा तो -1 + 1 0, 0 कोई भी संख्या के बटे में 0 तो इन्फिनिटी पहुंचा देगा ना, अपरिभाषित हो जाएगा ना, तो इसलिए n कभी भी -1 नहीं होगा। तो कितने बच्चे को लग रहा होगा कि ठीक है सर मैं माना n माइनस नहीं होगा, लेकिन जब हमको a दे देगा तो ऐसा, हाँ भाई, तो इसका इंटीग्रेशन अलग फॉर्मूला होता है। क्लियर? मैं बताऊंगा क्या होता है। तो फिलहाल याद रखिएगा x⁴n जो फॉर्मूला लिखा है ना, पहला फॉर्मूला जो लिखे x⁴n का इंटीग्रेशन, तो x⁴n + 1/n + 1 + c, n ≠ -1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, है ना। 1 का इंटीग्रेशन x याद रखिएगा, क्योंकि x का DC 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c तो सब में रहेगा। नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, है ना, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है,
तीसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। तो थर्ड नंबर फॉर्मूला की हम बात करते हैं, लॉग एक्स का डीसी, तो क्या पढ़े 1/x है ना। लॉग एक्स का डीसी क्या पढ़े 1/x, एक्स जो होता है पॉजिटिव होता है, वैसे भी लॉग पॉजिटिव संख्या के लिए डिफाइंड है। तो लॉग एक्स का डीसी 1/x पढ़े हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस सी ऐड करते हैं तो भी 1/x ही होगा। तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन, तो बोलिए क्या हो जाएगा log x प्लस सी। नोट कर लीजिए इसको, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस सी। अब देखिए जो बात अभी हम बोल रहे थे आ गया यहाँ पे, x पर पावर -1 का इंटीग्रेशन, तो कितना बचा? ओ सर x पर पावर n मिल गया। अब x पर पावर n मिल गया तो क्या करेंगे सर, x पर पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 प्लस सी सॉल्व कर देंगे सर। गलत हो गया अभी, क्योंकि x पर पावर n का फॉर्मूला किसके लिए अप्लीकेबल है, तो n इसमें नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, यानी n -1 नहीं होगा तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो n की जगह -1, अब n की जगह -1 है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी हो जाएगा, गलत बात है भाई। तो इसीलिए जब भी निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है x पर पावर, एक प्रोसेस गलत है, x पर पावर -1 का मतलब है 1/x और इंटू dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और साथ में क्या आता है प्लस। क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 के बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, है ना। फॉर्मूला नंबर 4, यदि जो आपको √x का डीसी दिया या प्लस ही नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, √x का डीसी तो क्या पढ़े 1/2 √x। तो भाई √x का डीसी क्या पढ़े 1/2 √x, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं ना, 2 √x का डीसी, देखिए √x का डीसी 1/x होता है, तो यहाँ से हम लिखते हैं 2 √x का डीसी। तो 2 कांस्टेंट बाहर है, √x के 1/2 √x, 2 से 2 कैंसिल था 1/√x। बोलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/√x का इंटीग्रेशन, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं 2 × √x प्लस में सी। नोट कीजिए, तो जो भी फॉर्मूला बताया जा रहा है उसको रट्टा मार दीजिए भाई। 1/√x का इंटीग्रेशन 2 √x प्लस सी, है ना। 1/√x का इंटीग्रेशन 2 √x प्लस सी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला और है 5th नंबर, यहीं पे लिखता हूँ 5th नंबर, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं 1/x का डीसी क्या होता है -1/x²। यदि जो यहाँ -1/x करेंगे तो ये प्लस हो जाए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1/x² का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा -1/x प्लस। इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। ये सब फॉर्मूला स्पीड में याद होना चाहिए, है ना। पूछ तो सकते नहीं है, क्लास तो चल नहीं रहा है, ऑफलाइन क्लास रहता तो याद तो करवा देते हैं, कन्फर्म था, लेकिन ऑनलाइन में शायद याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए याद कर लेना चाहिए, याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप ही लोग का नुकसान है ना। क्लास में तो भाई मारपीट के याद करवा देते थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर भी आपका अपना फर्ज बनता है कि याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, 6ठा नंबर। हम लोग पढ़े हैं sin x का डीसी क्या होता है cos x। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ cos x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा sin x प्लस। नोट कीजिए फटाफट, ठीक है। sin x का डीसी क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। 7 नंबर cos x का डीसी तो क्या पढ़े -sin x। तो ऐसा करते हैं -cos x का डीसी तो क्या हो जाएगा +sin x, ठीक है। तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले यहाँ से sin x का इंटीग्रेशन तो -cos x प्लस सी। नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट 7 नंबर, 1 मिनट मिटा देते हैं उसके बाद
तो जो भी फॉर्मूला बताया गया है उसको याद करते जाइए। 7 हो गया है ना। 7 के बाद हम लोग बात करेंगे 8 नंबर में। कॉस के बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा बताइए tan x का DC क्या पड़ा है? तो sec स्क्वायर x। अच्छा यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, बोलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x प्लस में c रहेगा, वो तो c सबके साथ रहता है भाई। 9 नंबर, tan के बाद cot x का DC क्या पड़ा है? तो माइनस cosec स्क्वायर x। आप बताइए माइनस कॉट एक्स रहेगा तो प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हटाइए जब प्लस है। आप बोलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो बोलिए क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। 9 के बाद 10 नंबर की हम बात करेंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक एक्स का DC। अच्छा ये बताओ भाई सेक एक्स का DC क्या पड़े? सेक एक्स इंटू tan x। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन है ना। सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए क्या पढ़े? सेक एक्स प्लस सी, इसको भी रट्टा मार देना है। 12 नंबर कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का DC क्या पढ़े? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बोलिए यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो बोलिए क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जितना भी फॉर्मूला बताया गया सब याद कर लीजिएगा। और भी फॉर्मूला है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो टोटल हो गया है ना, और भी है वो आगे बताया जाएगा, अभी इस चैप्टर में इतना ही है। अच्छा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स का DC, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो बोलिए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है। 13 नंबर कॉस इनवर्स एक्स का DC, तो कॉस इनवर्स एक्स का DC होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो बोलिए क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है। 13 के बाद यहाँ ही लिखता हूँ है ना। 14 नंबर हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स एक्स का DC, तो बोलिए tan इनवर्स का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट आगे। 15 नंबर चलिए आइए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो बोलिए क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। फटाफट नोट करते जाइए, जो भी फॉर्मूला है उसको इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए। 16 नंबर चलिए आइए, सेक इनवर्स एक्स का DC, तो इसका DC होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो इसलिए 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा 1 मिनट, कहीं कहीं यहाँ पे EX है ना भाई, इस x को मॉड भी कर देता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मॉड रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉसेक इनवर्स एक्स का DC, कॉसेक इनवर्स एक्स का DC होता है -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं -1/x इंटू √x स्क्वायर -1।
का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और भी फॉर्मूला है, ठीक है। 18 हो गया, 17 हो गया, और देखते हैं आगे। सत्रह के बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 18। चलिए 18 नंबर फॉर्मूला है ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग जानते हैं ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। अच्छा, चूंकि यहाँ पे इसलिए हम बोल सकते हैं ए पर पावर एक्स अपॉन लॉग ए का डिफरेंशिएशन। इसका यदि जो निकालेंगे तो ए पर 1/log ए कांस्टेंट है, बाहर होगा, और ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोलिए 1/log ए कांस्टेंट है, बाहर तो रहा, ए पर पावर एक्स के ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया तो ए पर पावर एक्स। तो बोलिए ए पर पावर एक्स अपॉन लॉग ए का डिफरेंशिएशन हुआ ए पर पावर एक्स। तो याद रखना है ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए पर पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और प्लस में क्या सी, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ से दो फॉर्म देखिए, डिफरेंशिएशन में था ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, लेकिन इंटीग्रेशन में ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ए पर पावर एक्स अपॉन लॉग ए, बटा में हो जाएगा, ठीक है। वहाँ गुना होता था तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर की हम बात करेंगे, तो ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन डीसी, तो ई पर पावर एक्स होता है, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई पर पावर एक्स प्लस सी। इसको भी नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, एक और बात, ये तो एग्जाम में भी कई एक बार पूछ चुका है, 20 नंबर, कांस्टेंट का डीसी। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जीरो का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, कांस्टेंट। एग्जाम में ऐसा करके कई बार क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछ चुका है। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑप्शन में के या सी दिया रहेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इतना फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ, लिख देता हूँ, टोटल एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर फॉर्मूला x पर पावर n का इंटीग्रेशन लिखना है भाई, x पर पावर n का इंटीग्रेशन, तो x पर पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सेकेंड नंबर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। थर्ड नंबर 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। फोर्थ नंबर 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस सी। फिफ्थ नंबर 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x प्लस सी। सिक्स नंबर sin x का इंटीग्रेशन -cos x प्लस सी, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन -cos x प्लस सी। 7 नंबर cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन का हो जाएगा, लगभग लोग को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं cos x, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, क्योंकि जो यहाँ लिखा रहता है यहाँ का डीसी रहता है, तो यहाँ का यदि जो हम खाली cos लिखेंगे तो cos के डीसी तो माइनस साइन होता है, तो इसलिए -cos x लिखेंगे तब ना sin x होगा। और यहाँ sin x का डीसी देखिए cos x हो रहा है, रिवर्स होता है, रिवर्स करके देख सकते हैं, मान लीजिए कन्फ्यूजन होगा तो। 8 नंबर, ठीक है, साइन हो गया, cos हो गया, sec² x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। 9 नंबर cosec² x का इंटीग्रेशन
माइनस कॉट एक्स प्लस सी, 10 नंबर सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, 11 नंबर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, 12 नंबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, 13 नंबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, 14 नंबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी, 15 नंबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, 16 नंबर 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे और लिख देते हैं -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कितना हुआ 16 के बाद 17, 18 नंबर जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 19 नंबर ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, 20 नंबर ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स प्लस सी। इतना सारा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको याद रखना। क्लियर है, बेस फॉर्मूला आज की क्लास में दिया गया है, टोटल याद कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन बनेगा। भाई फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन में परेशानी होगा, प्रॉब्लम होगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं, बस 1-2 मिनट का है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या प्रॉपर्टी है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर, यदि जो कोई संख्या कांस्टेंट टर्म k है ना, और f(x) में गुना है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो k को बाहर कर देंगे और f(x) का इंटीग्रेशन निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए आपको 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, तो 2 कांस्टेंट बाहर है और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि जो आपको f(x) है प्लस gx है और इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ पहले f(x) का इंटीग्रेशन और फिर प्लस gx का इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे तीसरे, इस पर समझ गया होगा ना, जैसे इस पर भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो इस पर एग्जाम्पल क्या है कि मान लिया जाए आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम बोल सकते हैं पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। तीसरा नंबर, वो तो सेम ही बात हो गया भाई, f(x) माइनस gx, सेम ही बात है, प्लस में जो बात होगा वही gx माइनस में होगा। तो f(x) माइनस gx का इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट f(x) का और माइनस फिर किसका, gx का। बात समझ में आ रहा है? इस पे एग्जांपल समझ ही गए होंगे, अभी माइनस कर दूंगा। चलिए मान लिया जाए आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बोला, तो मैं बोल सकता हूँ पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। क्लियर है? और भी है,
चौथा नंबर की हम बात करेंगे, यदि जो आपको एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन दिया, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया तो इसी को बोलते हैं वाई पार्ट्स। क्लियर है, जो कि आगे बताया जाएगा, आगे पढ़ना है ना। एफ एक्स भी वेरिएबल है, यहाँ भी जी एक्स भी वेरिएबल है, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स देगा तो वह आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आपको मेनली 3 कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा। मेनली 20 फार्मूला आप लोग को इंटीग्रेशन में दिया गया है, वो 20 फार्मूला रट्टा मार दीजिए। यदि जो फार्मूला याद रहेगा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। क्लियर है। कितना बच्चा सोच रहे होंगे डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं याद होगा, बहुत सारे बच्चे वैसे होंगे डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं याद होगा, और जब डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं याद है तो श्योर है कि इंटीग्रेशन भी नहीं याद होगा, श्योर है, कन्फर्म हो जाइए। तो पहले डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते होंगे कि मैं वीडियो जैसे अपलोड करता हूँ तो वो देखते नहीं हैं, सोचते हैं कि क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो क्लास में क्या होगा नहीं होगा अभी कोई नहीं जानता है। जब तक लॉकडाउन नहीं टूटेगा कोई उपाय नहीं है, क्लास जब तक नहीं खुलेगा कोई उपाय नहीं है। तो जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि क्लास में पढ़ाया जाएगा तो टाइम कितना बचेगा, पहले देख लीजिए टाइम कितना। यदि जो आपका जुलाई में क्लास खुलता है, और उम्मीद तो है नहीं कि जुलाई में खुलेगा, यदि जो जुलाई में भी खुल जाता है तो कै महीना है, 6 महीना, 7 महीना, बहुत जनवरी तक क्लास चलेगा तो 7 महीना। तो 7 महीना में कितना खींचेंगे सिलेबस। आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है, अभी से पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो कीजिए, आपकी बात है भाई, जो मैंने वो कीजिए। हमारा जो कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी आप समझिए, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। फिर इसकी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसके बाद अगली क्लास में बताएंगे।